लेकिन भारत में जब हम देखते हैं कि 1948 में साइन करना कि हम ह्यूमन राइट्स के साथ हैं, हम ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन भारत में इसकी स्थापना 1993 में होती है, तो ये 48 या 45 साल का गैप क्यों हुआ इसको? अगर हम प्रेम्बल को देखें, हम वी द पीपल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इट मीन्स वी आर बिलीविंग इन द फैक्ट वी ऑल आर बोर्न इक्वल एंड वी आर यूनाइटेड टुगेदर एंड वी आर अडॉप्टिंग दीज प्रिंसिपल्स टू आवरसेल्व्स। सिर्फ एक सरकार का ही दायित्व है कि उन्हें मानव अधिकार को सुरक्षित रखना चाहिए, या फिर समाज में रहने के समाज में जैसे हम लोग रह रहे हैं, हमारे भी कुछ हक बनते हैं कि हम इसका बचाव करें, इसको समझें, तो कैसे ये चीज कर सकते हैं अगर आप बताएं? आजकल हम ग्लोबल सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं या ग्लोबल सोसाइटी की बात कर रहे हैं, सो वी आर नॉट रेस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्फ ओनली टू आवर कंट्री। सीता भी सुरक्षित होगी यहाँ, पहले तुम राम तो बनो, भगवान न बन सके तो सही इंसान तो बनो, इसको उसको किस किस को कोसोगे, पहले खुद इंसानियत की पहचान बनो। नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत शर्मा, स्वागत है आपका वाईएमसी संचार के स्पेशल एपिसोड जो कि आज ह्यूमन राइट्स डे पर आयोजित किया जा रहा है। इस स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ हैं डॉक्टर शशि रानी मैम। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। थैंक यू। मैम, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क में। इतना लंबा एक्सपीरियंस है आपका अब तक का, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा सोशल वर्क में? देखिए, जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात है तो ये बहुत ही खूबसूरत फील्ड है जहाँ पर हम समाज की जितनी भी समस्याएं हो सकती हैं और लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हो सकते हैं उसके बारे में काम भी करते हैं और शिक्षा के माध्यम से काम करते हैं। तो जो एजुकेशन है वो प्रैक्टिस बेस्ड है। सो जैसा कि आप जानते ही हैं कि सोशल वर्क जो है वो प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन है, तो यहाँ पर हम पहले शिक्षा, अपनी कॉम्पिटेंसीज, स्किल्स डेवलप करते हैं थ्रू कोर्स वर्क एंड देन विल गेट अ अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई दिस इन द फील्ड ऑल्सो। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत वैरायटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने काम किया, मुझे मौका मिला डेवलपमेंट सेक्टर में काम करने का। मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है इस डेवलपमेंट सेक्टर से जुड़ते हुए, और अध्यापन के क्षेत्र में भी, टीचिंग के क्षेत्र में भी पिछले 15 सालों से मैं पढ़ा रही हूँ। रिसर्च है, मॉनिटरिंग है, सुपरविजन है, तो इस तरीके के फील्ड में मेरा काम है। हाँ मैम, जैसे आपने बताया कि 25 साल का आपका एक्सपीरियंस है सोशल वर्क में, टीचिंग सब चीज़ मिला के, तो आज का जो हमारा इंटरव्यू का टॉपिक है वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर ही रहेगा, तो शायद आपसे अच्छा हमें इन चीज़ों को कोई बता भी नहीं पाएगा। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि मानव अधिकार दिवस जो आज हम मना रहे हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और कहाँ से ये शुरुआत हुआ था, अगर आप बता सकें तो। देखिए, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, अगर हम देखें तो इसकी जो शुरुआत हुई है वो वर्ल्ड वॉर के बाद में हम बात करते हैं और ह्यूमन सफरिंग से शुरू हुआ। सोशल वर्क में हम जो शुरुआत है सोशल वर्क की भी वो 1920 में मेरी रिचमेंड है, जो सबसे पहले वॉर वेटरन्स हैं, जो सफरर्स हैं, उनके साथ में काम करती हैं एज अ फ्रेंडली विजिटर। और एक मानकर चलिए कि साइकोलॉजी से हटकर जो सोशल वर्क शुरू हुआ है वो थोड़ा साइकोलॉजी के भी बियॉन्ड जाता है। मतलब एक सामाजिक स्तर पे क्या क्या किसी व्यक्ति की परेशानी हो सकती है, उसके जितने डिपेंडेंट्स हैं, उसकी फैमिली है, उनकी क्या परेशानी हो सकती है, उसके बारे में केस हिस्ट्री लेना, उसकी जानकारी हासिल करना और फिर उस प्रकार के इंटरवेंशन करना जिससे उसको कोई सुविधाएं प्राप्त हो सके। तो एक तरीके से अगर हम देखते हैं ह्यूमन राइट्स जो डिक्लेरेशन है वो प्रोटेक्शन की बात करते हैं एंड इट इज नॉट अबाउट जस्ट स्टेट, इट इज यूनिवर्सल। एक तरीके से कहा गया कि जो मानव अधिकार है उसके ऊपर किसी का कब्जा नहीं है, कोई क्षेत्र के आधार पर, किसी नस्ल के आधार पर, ये यूनिवर्सल है। सभी समान व्यक्ति को जो हर प्रकार से सुरक्षित होने चाहिए उसकी बात की है। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है 1948 में जब लिखे जा रहे हैं यूएन की तरफ से, तो उसकी जो प्रस्तावना है वो उसमें 30 आर्टिकल हैं, उनमें हर प्रकार की जो सुरक्षा हो सकती है उस प्रकार की सुरक्षा की बात की गई है। टू डिक्लेयर दैट द पर्सन इज बोर्न free and then he or she should get the opportunity to enjoy his or her life. जी मैम, इसी से ना एक सवाल और आता है कि 1948 में 48 कंट्रीज थी जिन्होंने इस चार्टर पे साइन करा कि हम इसके सहमति में हैं, भारत भी उनमें से एक था। लेकिन भारत में जब हम देखते हैं कि 1948 में साइन करना कि हम ह्यूमन राइट्स के साथ हैं, हम ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन भारत में इसकी स्थापना 1993 में होती है, तो ये 48 या 45 साल का गैप क्यों हुआ, इसके पीछे कारण अगर आप बता सकें।
इंटरेस्टिंग है टू जी। स्टडी। सो 1948 में अगर आप देखते हैं कि ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन हो रहा है ग्लोबल लेवल पर, जी। और हम कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड वॉर है उसके बाद की जो सफरिंग है, उसमें जो डिवेस्टेशन हुआ, ह्यूमन जो लॉस हुआ है, उसको मद्देनजर रखते हुए यूएन में इसकी चर्चा की गई और उस माध्यम से इनका प्रचार प्रसार किया गया। अब आप देखिए कि हमारा जो भारत है वो आज़ाद होता है, वो 1947 में हमारी भी आज़ादी जी। होती है, और हम भी 1950 तक अपना संविधान की जो है वो संरचना कर लेते हैं। और अगर आप उसका प्रेम्बल देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, और फंडामेंटल राइट्स देखते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज के अब जो बात है जो बाद में आई हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो आप अगर फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते हैं सो यू विल फाइंड अ वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि उसमें जो अधिकार हैं वो सारे अधिकार सिक्योर हमारे फंडामेंटल राइट्स के तहत हो गए हैं, और उसके आधार पर हमने बहुत सारे लेजिस्लेशंस भी बनाए। बहुत सारे हमारे जो प्रोग्राम्स हैं जो पहले सरकार के माध्यम से 5 ईयर प्लान से होते थे, उसमें भी जो सुरक्षा होनी चाहिए, जिस प्रकार की फ्रीडम प्रोवाइड करनी चाहिए, वो सरकार ने उसकी संरचना की, और उसका माध्यम था हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं। तो वहाँ देखते हैं तो वो सारे अधिकार सुरक्षित हैं। हाँ, अगर हम 90s में ह्यूमन राइट कमीशन की बात करते हैं तो वो कमीशन के तौर पर, क्योंकि संविधान से अधिकार प्राप्त है कि कमीशन स्टैब्लिश हो सकता है, वो 1990 में हुआ। लेकिन ये कहना कि इतना बड़ा गैप है, मैं उसको गैप की तरह नहीं देखती हूँ। रेदर ऐसे देखती हूँ कि अगर हम प्रेम्बल को देखें, हम वी द पीपल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इट मीन्स वी आर बिलीविंग इन द फैक्ट वी ऑल आर बॉर्न इक्वल एंड वी आर यूनाइटेड टुगेदर एंड वी आर अडॉप्टिंग दीज प्रिंसिपल्स टू आवरसेल्फ। इसमें हम किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है, जो फंडामेंटल राइट्स में बात की गई। जैसा आपने कहा कि ह्यूमन राइट्स में जो राइट्स को लाया गया, तो पता चला कि वो सारे राइट्स पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में है। कुछ ऐसे मानव अधिकार जो हम एक आम नागरिक के जानने के लिए जरूरी है, वो आप अगर हमारे साथ शेयर करें तो। देखिए, राइट टू इक्वालिटी की हम बात की, अगर आप देखिए कॉलोनियल टाइम पर या उसके पहले भी, या फिर हम कहें कि हम कह सकते हैं कि विविधता का देश है भारतवर्ष जो है, तो इसमें जो डाइवर्सिटी है वो चेरिश करने के लिए है, सेलिब्रेट करने के लिए है। बट एट द सेम टाइम हम देखेंगे कि उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, बिकॉज वी आर कमिंग फ्रॉम अ डाइवर्स बैकग्राउंड, पीपल आर फ्रॉम अ डाइवर्स बैकग्राउंड। और इंडिया में वो डाइवर्सिटी एक कारण बन सकती है डिस्क्रिमिनेशन का, चाहे वो रीजनल है, कास्ट के बेसिस पर है, रिलीजन है, जेंडर है, प्लेस ऑफ बर्थ है। सो देयर आर मेनी थिंग्स विच आर डिस्कस्ड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और अगर हम आर्टिकल 15 देखते हैं तो उसमें बहुत बखूबी तरीके से वो डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड भी बताए गए हैं, और रिमूवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात भी की गई है। तो उसके आधार पर अगर हम देखें तो राइट टू इक्वालिटी बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। एट द सेम टाइम राइट टू लाइफ, विच इज आर्टिकल 21, विच इज कवरिंग ऑल दी पॉसिबल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जिसमें सब प्रकार की जितने भी भेदभाव के आधार हो सकते हैं उसके बारे में बात किया। एक्सक्लूसिव तरीके से बात करें तो आर्टिकल 15 जो है वो बहुत लेट डाउन करता है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है वो मान्य नहीं होगा। आर्टिकल 17 है, अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है, जैसे कि आपको पता है कि भारत में कास्ट इशू भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसी तरीके से रिलीजन के लिए टू हैव अ फेथ, टू वर्शिप एंड टू हैव अ एसोसिएशन, तो इसमें लिबर्टी के बारे में बहुत बखूबी तरीके से फंडामेंटल राइट्स में अलग अलग आर्टिकल के माध्यम से बताया गया है। आज की अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो सोशल मीडिया का ज़माना है। यहाँ हर कोई अपने हक, अगर किसी नहीं मिलते तो सोशल मीडिया पे बखूबी आता है और अपने हक की मांग करता है। आपको क्या लगता है कि इस टाइम पे क्या चुनौतियां हैं कि जो ह्यूमन राइट्स पे बड़ी मतलब लोग फेस कर रहे हैं कि उन्हें हक नहीं मिल रहे? आपके हिसाब से क्या चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं? जो सबसे बड़ी चुनौती वो ये है कि जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है वो किस तरीके से डिसेमिनेट किया जाए, उसका प्रचार प्रसार कैसे हो, उस पर कितनी रेगुलेशन होनी चाहिए। सो प्रॉपर का मतलब ये है कि जो जनहित में होना चाहिए वो सूचनाओं के ऊपर प्रतिबंध ना हो, लोगों तक पहुंचे और सही तरीके से सही समय पर पहुंचे। और इसके साथ में है एक बहुत बड़ी चुनौती ये भी है कि हम एजुकेट भी करें लोगों को। कई बार ऐसा भी होता है कि हिंसा फैलाने के माध्यम से, भेदभाव के माध्यम से कुछ ऐसी बातें सोशल मीडिया पे आ जाती हैं जिससे कि जनहित की बजाय उनका कोई नुकसान हो सकता है। तो उसके ऊपर जो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, और उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट भी शामिल होते हैं। कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी कवर ऐसे हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए या जिसको रेगुलेट करना चाहिए। तो ये सब थोड़ी चुनौतियां आज के समय पर बहुत बड़ी हैं। जब हम बात कर रहे हैं मानव अधिकार की, तो क्या सिर्फ एक सरकार का ही दायित्व है
कि उन्हें मानव अधिकार को सुरक्षित रखना चाहिए, या फिर समाज में रहने के समाज में जैसे हम लोग रह रहे हैं, हमारे भी कुछ हक बनते हैं कि हम इसका बचाव करें, इसको समझें, तो कैसे ये चीज कर सकते हैं, अगर आप बताएं? देखिए, स्टेट की जो भूमिका है शुरुआत में अगर हम इसकी हिस्ट्री में भी जाते हैं तो स्टेट को ड्यूटी बाउंड बनाया गया है। स्टेट की एक ड्यूटी निर्धारित की है कि उसको ये प्रोटेक्शन देनी ही है। अगर कहीं किसी का हित जो है उसका हनन होता है, कोई वायलेशन होता है, तो सरकार की ये ड्यूटी बनती है, जो भी स्टेट मशीनरी है, कि उसकी प्रोटेक्शन लाए, उसकी प्रिवेंशन करे और साथ में उसका एम्पावरमेंट भी करे। जो भी व्यक्ति हैं या ग्रुप है, कम्युनिटीज हैं जिनके हितों का हनन होता है। बट एट द सेम टाइम जो प्राइमरी जो राइट है वो किसी एक व्यक्ति के अपने आधार पर है और उसकी अपनी जो जगह है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सो इसमें ऐसा नहीं है कि उसके पास पावर नहीं है। एनीबडी विद द सपोर्ट ऑफ स्टेट, विदाउट द सपोर्ट ऑफ स्टेट कैन प्रोक्लेम और कैन एंजॉय देयर राइट्स। कई बार स्टेट के माध्यम से भी प्रतिबंध हो जाते हैं, तो ऐसे में जो ग्रुप्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं या फिर जो इंडिजिनस राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में भी आजकल हम बात करते हैं कि कम्युनिटीज हैविंग देयर राइट्स टू एंजॉय देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू देयर ओन कल्चर। और हम जो 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं उसमें कल्चरल सोशल राइट्स को बहुत महत्वता दी गई है। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीजें स्टेट स्पॉन्सर्ड है और स्टेट ही सब चीजें बताएगा, बट जो आम जन है उसके पास बहुत अधिकार है और एक तरीके से ह्यूमन राइट्स जो है, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, उसी को प्रमोट करते हैं, एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल। एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे ये कि जैसे आपने ह्यूमन राइट्स के बारे में इतना सब बताया और हमें भी और दर्शकों को भी जानने के लिए मिला होगा, क्या सुझाव आप देना चाहेंगे कि मीडिया के विद्यार्थी हो या फिर वो सोशल वर्क के विद्यार्थी हो, कैसे समाज में अच्छे कार्य कर सकते हैं और अपने दायित्व तो देखे साथ में दूसरों के राइट्स को भी वो ध्यान में रखें? देखिए, सबसे बड़ी जो बात है कि एजुकेशन का पर्पस क्या है ना। हम चाहे वो मास कम्युनिकेशन में है, मीडिया स्टडीज में है या सोशल वर्क में, अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू डील विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स विच आर रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स और उनके हितों की रक्षा कैसे हो सकती है, वो स्वयं अपने हितों की रक्षा कैसे कर सकते हैं, इसके जो माध्यम होने चाहिए, इसके जो तरीके होने चाहिए और इसके लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, इसके लिए क्या नॉलेज और क्या कॉम्पिटेंसीज हमें डेवलप करनी है, वो कोर्स के माध्यम से फुलफिल होती हैं। तो ये हमारा दायित्व बनता है जब हम ऐसे कोर्स में रजिस्ट्रेशन करते हैं या हमें ये मौका मिलता है ऐसे कोर्सेज पढ़ने का, तो हम जाएं और समाज में इन सारी बातों का प्रचार प्रसार करें और जितने भी लोग जिनके भी हितों का कहीं हनन होता है, तो एक एक्टिव सिटीजनशिप, आजकल हम ग्लोबल सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं या ग्लोबल सोसाइटी की बात कर रहे हैं। सो वी आर नॉट रेस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्फ ओनली टू आवर कंट्री, लेकिन विश्व में कहीं पे भी अगर हम देखते हैं कि लोगों के हितों का हनन होता है तो हमें अपनी आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए, एडवोकेसी के माध्यम से उठानी चाहिए। और हमको ऐसे जो प्रोग्रेसिव एजेंसीज हैं, स्टेट के एफर्ट्स हैं या फिर नेशन के एफर्ट्स हैं, उनके साथ भी हमें मिलकर कदम से कदम बढ़ाकर चलना चाहिए। एक्टिव सिटीजनशिप, बीइंग अ एजुकेटेड पर्सन एंड कमिंग फ्रॉम दिस इम्पोर्टेंट कोर्स, दोनों ही प्रोफेशनल कोर्स हैं, चाहे आप मीडिया स्टडीज की बात करें या सोशल वर्कर, क्योंकि हम फील्ड में जा रहे हैं और हमारे कुछ मेथड्स हैं जिनके माध्यम से हम आगे जाते हैं। तो सही जानकारी लोगों तक पहुंचाएं, सही मुद्दों पर हम काम करें और एक बेहतर पीसफुल सोसाइटी को हम क्रिएट करने में अपना योगदान दें। इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि इन कोर्सेज के माध्यम से हम कुछ कर सकते हैं। सो दैट शुड बी द एम ऑफ द एजुकेशन। बहुत बहुत धन्यवाद मैम अपना कीमती समय में देने के लिए। जुड़े रहिए वाईएमसी संचार में ऐसे ही तमाम एपिसोड्स को देखने के लिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।